नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। आज लॉकडाउन के तीसरे चरण का आखिरी दिन है। सूत्रों के मुताबिक कल से लागू होने वाले लॉकडाउन के चौथे चरण की सारी कवायद पूरी कर ली गई। कल पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में 2 घंटे तक चली मैराथन बैठक में लॉकडाउन के चौथे चरण के दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया। बताया गया कि आज लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। 2 घंटे चली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे, जिसमें राज्यों की तरफ से मिले सुझावों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही बैठक में प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और उनके उपायों पर भी चर्चा की गई। केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन 4 के लिए अभी कोई दिशा निर्देश नहीं आए हैं, लेकिन पंजाब सरकार ने साफ कर दिया कि सोमवार से पंजाब में कर्फ्यू हटाया जाएगा। इसके अलावा पंजाब सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक जारी रखने का ऐलान किया। हालांकि इस दौरान कुछ इलाकों में पंजाब सरकार छूट भी देने जा रही है। अमरिंदर सरकार कई इलाकों में दुकानें खोले जाने का फैसला भी करने जा रही है। 18 तरीक ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ लॉकडाउन ਸੀ नंबर 3 लॉकडाउन ਇਹ बंद होना है। पता नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अनाउंस कर रही है नहीं अनाउंस कर रही, लेकिन मैं इस गल नूं अगे लैके जावांगा। मैं कर्फ्यू हटा देनी है, कोई कर्फ्यू नहीं होएगा पंजाब 18 तरीक तो, लेकिन लॉकडाउन असीं रखांगे। मैं 31 मई ताईं इस नूं फिर लेके जाऊँगा। बड़ी राहत मिलेगी उहदे च, लेकिन तुसीं मेरा साथ देना है। प्रवासी मजदूरों पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच घमासान तेज होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेलवे को चिट्ठी लिखकर ऐलान किया कि उनकी सरकार राज्य के मजदूरों के लौटने का सारा खर्च उठाएगी, साथ ही किसी भी मजदूर से पैसा नहीं लिया जाएगा। ममता बनर्जी ने एक जानकारी ट्वीट करके दी और उन्होंने ट्वीट में लिखा कि घर लौटने के लिए मजदूरों की कड़ी मेहनत को सलाम। मैं ये ऐलान करती हूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार श्रमिक स्पेशल ट्रेन से दूसरे राज्यों से लौट रहे हमारे मजदूरों का सारा खर्च उठाएगी, किसी मजदूर से पैसे नहीं लिए जाएंगे। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर चल रही सियासत के बीच रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक बार फिर दोहराया कि रेलवे किसी भी जिले से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए पूरी तरह तैयार है। रेल मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि राज्यों के जिला कलेक्टर में को फंसे हुए श्रमिकों के नाम और उनके नजदीकी स्टेशन की लिस्ट राज्य के नोडल अधिकारी के जरिए रेलवे को भेजनी होगी। रेल मंत्री ने ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे देश के किसी भी जिले से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने को तैयार है। इसके लिए जिला कलेक्टर को फंसे हुए श्रमिकों के नाम, उनके गंतव्य स्टेशन की लिस्ट तैयार करके राज्य के नोडल ऑफिसर के माध्यम से रेलवे को आवेदन करना होगा। देश भर में लॉकडाउन की वजह से तेलंगाना के अलग अलग इलाकों से सैकड़ों मजदूरों का पैदल ही अपने घरों के लिए निकलना जारी है। यूपी, बिहार और इनमें जो इस इलाके के मजदूर हैं वो लॉकडाउन के बाद खाने पीने के संकट से जूझ रहे हैं, जिसके बाद उनके पास घर वापसी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा और इसीलिए ये लोग गांव जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े। कुछ मजदूर पीठ पर और कुछ कंधों पर बैग लादकर चलते नजर आए, जबकि कुछ चलते चलते थक जाने के बाद मदद के लिए सड़क पर किसी गाड़ी का इंतजार करते दिखे। अब चल रहे हैं, अब ना किराया है, न भाड़ा है, न सवारी है। अब गांव पहुंचना है, कई दिन में पहुंचे अब ये नहीं पता। कई मजदूरों के साथ महिलाएं और बच्चे भी थे, जिनके साथ वो आसपास के लोगों की तरफ से सड़क किनारे लगाए गए टेंट के नीचे बैठकर सुस्ताते दिखे। मजदूरों ने आरोप लगाया कि लॉकडाउन के बाद वो लोग बेहद मुश्किल में थे, लेकिन सरकार की तरफ से किसी तरह की मदद नहीं मिली और इसके बाद उन्होंने गांव वापस जाने की ठान ली। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसके लिए भी कोई सुविधा नहीं मिला हुआ, खाने के लिए कुछ भी नहीं, बहुत दिक्कत हो रहा था हमारे को। केरल के कोझिकोड में कारों की सर्विस करने वाले एक सेंटर में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई, लेकिन यह आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें कई फीट ऊपर तक उड़ती दिखाई दी। आग से निकलने वाला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंच गई, लेकिन तब तक आग काफी फैल चुकी थी और उसे काबू पाना काफी मुश्किल हो गया था। आग की भयंकर लपटों और धुएं को देखकर वहां आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। कई लोग घटना का वीडियो भी बनाते दिखे। इसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने भीड़ को वहां से दूर हटाया और आग बुझाने में जुट गए। दमकल कर्मचारी आग की लपटों पर बड़े बड़े पाइपों के जरिए लगातार पानी की बौछार करते रहे, जिसके बाद कई घंटे की मेहनत के बाद आग बुझा दी गई।
आर्थिक पैकेज में केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र के लिए बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा निर्माण क्षेत्र में एफडीआई 49% से बढ़ाकर 74% करने का ऐलान किया। वित्त मंत्री के मुताबिक रक्षा क्षेत्र में धीरे धीरे दूसरे देशों पर निर्भरता कम करते हुए हथियारों की खरीद पर रोक लगाई जाएगी। इसके लिए आयात न किए जाने वाले उत्पादों की लिस्ट भी बनेगी। इसके अलावा सेना के मानक पर खरे उतरने वाले हथियार देश की ही कंपनियों से खरीदे जाएंगे। इतना ही नहीं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भी शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा। हालांकि सरकार ने साफ किया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। Make in India and self-reliance have now, as I said, become a partner in the sense of for self-reliance, Make in India is absolutely necessary. And particularly when you're talking about critical industries like defense, we need to be self-reliant where we really can be. Of course, armed forces require best of equipments. They need some of the latest technology driven equipments. Some high-tech equipments are required which have to be imported. They can be imported, and it continues. We are seeing very good latest weaponry coming also. But some of those which are being produced in India can be bought in India, and therefore we have now come to a conclusion that we shall notify. This is done with the consultation with the Department of Military Affairs. We shall notify a list of weapons and platforms which shall be not allowed for import, but we shall have them bought from India. So the import of this listed set of equipments shall not be allowed. They shall be banned. This list of items which get notified can only be purchased from India. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा निर्माण क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाए जाने का स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि रक्षा निर्माण के क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया। इस फैसले से मेक इन इंडिया के तहत भारतीय रक्षा उत्पादन की सही क्षमता पता चलेगी। ये घोषणा एक गेम चेंजर साबित होगा। डीआरडीओ के चेयरमैन समेत तमाम रक्षा विशेषज्ञों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के घरेलू रक्षा उत्पादन के लिए शुरू किए गए जो सुधार हैं, जो उपाय उसके लिए किए जा रहे हैं, उसका स्वागत किया। रक्षा विशेषज्ञ के मुताबिक सुधार उचित तरीके से लागू करने से भारत को हथियारों और दूसरे सैन्य साजो सामान के आयात में काफी कमी लाने में मदद मिलेगी। These decisions will give a lot of impetus to the defense R&D in the country, inducted into the armed forces, making the indigenous content in the armed forces a large value. मेरे को बहुत खुशी है कि एक डिफेंस रिफॉर्म्स के बारे में सोचा है और जो असलियत है इकोनॉमिक स्टिमुलस और इकोनॉमिक बूस्टर इस दौरान पर, और ये एक कोरोना के वातावरण के बाद में जो पोस्ट कोविड में जो नेशनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, उसमें सबसे बड़ा बात ये है कि हम मेक इन इंडिया क्या करते हैं, हम लोकली प्रोड्यूस क्या करते हैं, हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कैसे हम इंपोर्ट्स से कम करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये जो सेल्फ रिलायंट है वो डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज़रूरी है। I think it's an excellent step, and these policy reforms in defense production will lead to a self-reliant India in defense manufacturing. I think this is an excellent step which has been taken after due consideration, and in the post-COVID-19 emerging world order, India has to be a major player. नोएडा में राशन लेने के लिए लाइन में लगी महिलाओं की पिटाई के आरोप में एक दारोगा को निलंबित कर दिया गया। आरोप है कि सेक्टर 20 के थाने में तैनात एक दारोगा ने राशन लेने के लिए लाइन में लगी महिलाओं की डंडे से पिटाई की। सेक्टर 19 की झुग्गियों में रहने वाली ये महिलाएं राशन लेने के लिए लाइन में लगी थी, लेकिन वहां मौजूद दारोगा ने कुछ महिलाओं की डंडे से पिटाई शुरू कर दी। वहीं मौजूद किसी शख्स ने इस घटना का वीडियो बना लिया। वीडियो सामने आते ही दारोगा के ऊपर कार्रवाई की गई और उसे निलंबित कर दिया गया। साथ ही गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने इस घटना की जांच के आदेश दिए।
जयपुर की जिला जेल में 116 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जयपुर में एक दिन में कुल 122 मरीज मिले, जिसमें जिला जेल के 116 पॉजिटिव शामिल हैं। वहीं पूरे राजस्थान में 24 घंटों में कोरोना के 177 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद वहां मरीजों की संख्या बढ़कर 5000 के करीब पहुंच गई। वहीं पूरे राजस्थान में कोरोना की वजह से अब तक कुल 125 लोगों की मौत हो चुकी है। हैदराबाद में लॉकडाउन के बीच तेंदुए का सड़क पर एक आदमी पर हमला करने का वीडियो सामने आया। बताया गया कि ये वीडियो 2 दिन पहले का है, जिसमें एक तेंदुआ सड़क पर एक आदमी पर हमला करता दिखाई दिया। इससे कुछ देर पहले 2 आदमी एक ट्रक के पास खड़े नजर आए और इसके कुछ ही देर में वो भागने लगे, जिनमें से एक आदमी ट्रक पर चढ़ गया, जबकि दूसरा आदमी अपनी जान बचाने के लिए सामने बनी दुकानों में घुसने की कोशिश करता दिखाई दिया। लेकिन लॉकडाउन की वजह से दुकानों के शटर बंद थे, जिसके बाद वो आदमी ट्रक में चढ़ने लगा, लेकिन तभी तेंदुए ने वहां पहुंचकर आदमी के पैर पर झपट्टा मारा। हालांकि आदमी ट्रक पर चढ़ने में कामयाब रहा। इसके बाद तेंदुआ इधर उधर भागने लगा। इसी बीच वहां कई कुत्ते भी पहुंच गए जो तेंदुए पर भौंकने लगे। एक कुत्ता तो तेंदुए की पूंछ खींचता दिखा, जिसके बाद तेंदुए ने कुत्तों पर जोर से दहाड़ लगाई और सभी कुत्ते पीछे हट गए। काफी देर तक तेंदुआ वहां टहलता रहा और फिर ट्रक के नीचे जाकर घुस गया। एमपी के नरसिंहपुर में बदमाशों ने एक पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिस वाला घायल हो गया। बताया गया कि पुलिस टीम इलाके में कुछ दिनों पहले हुई मारपीट की घटना के आरोपियों को पकड़ने पहुंची थी, लेकिन रास्ते में ही आरोपियों के रिश्तेदारों ने पुलिस पर हमला कर दिया। बदमाशों ने एक पुलिस वाले के सिर पर ईंट मार दी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। हालांकि इससे पहले पुलिस ने उन पर हमला करने आए 2 लोगों को पकड़ लिया। खुद को छुड़ाने की कोशिश में बदमाशों की पुलिस वालों के साथ गुत्थम गुत्थी भी दिखाई दी। देखो तुमने खाकी पे हाथ उठा कैसे उठाओ। इसके बाद कुछ और बदमाश भी वहां पहुंच गए, जिनमें कुछ लोगों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। हमले में एक पुलिसकर्मी के सिर पर काफी चोट लगी और वो जमीन पर बेसुध होकर गिर पड़ा। इसके बाद दूसरे पुलिस वाले और गांव वालों ने उसकी मदद की। हमले के बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस तेजी से कर रही है। हमारे आरक्षक को मारपीट की, जिस पर जो है अपराध पंजीबद्ध कर उनकी तलाश की जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान कोरोना महामारी फैलाने के लिए तबलीगी जमात के लोगों को जिम्मेदार ठहराया। अब आंकड़ा जो है देश भर में इतने 80,000 82,000 के पार पहुंच चुका है। क्या अब भी आप ये मानेंगे कि ये जो इसमें स्पाइक आया था उसके लिए तबलीगी जमात जो है वो मुख्य तौर पर जिम्मेदार है? देखिए, तबलीगी जमात और मरकज कोरोना को प्रारंभ में फैलाने के लिए जिम्मेदार है और उनके कारण पूरे देश के अंदर ये फैला है। देखिए, बीमारी आना ये बुराई नहीं हो सकती है, इसके लिए वो व्यक्ति दोषी नहीं हो सकता, लेकिन बीमारी को छुपा करके हम उसका कैरियर बनने का काम करें, ये गलत है। और दुर्भाग्य से तबलीगी से जुड़े हुए लोगों ने कोरोना के कैरियर बन करके देश के अंदर इस प्रकार की तबाही को मचाने की कुत्सित मनता से काम किया था, इसलिए वो अक्षम्य है। माइग्रेंट लेबर के साथ आप इसको नहीं जोड़ सकते, ये संकट से त्रस्त है, ये बेचारे की गलती नहीं है जी, इसलिए दोनों को एक साथ तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि आज उससे उबर चुके हैं हम लोग। माइग्रेंट लेबर की समस्या का भी समाधान कर लेंगे और कोरोना पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे, कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। तो जैसे आपने कहा कि तबलीगी जमात को माइग्रेंट लेबर से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन तबलीगी जमात की वजह से लोग पूरे मुस्लिम समुदाय को जोड़ने लगे, वो आप सही मानते हैं वो गलत है, या वो भी लोगों की गलती नहीं थी क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा था कि तबलीगी जमात से हो रहा है या मुस्लिम समुदाय में ऐसी भावना है? देखिए, हर समाज में अच्छे लोग भी हैं और तबलीगी जमात के इन कृत्यों का विरोध मुस्लिम समुदाय ने भी काफी हद तक काफी लोगों ने किया जी। जो लोग उस सब के बावजूद भी उनके साथ खड़े हो रहे थे, वे लोग उस अपराध में शामिल थे। इसलिए हम इस बात को मानते हैं कि तबलीगी जमात
कैरियर का काम शुरू में किया था, आज उस समस्या का काफी हद तक समाधान हो चुका है और माइग्रेंट लेबर को इसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि जो क्षेत्र पहले से ही हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं, माइग्रेंट लेबर वहां पे काम कर रहा था, रोजी रोटी कर रहा था, कमा रहा था और वहां पर निर्माण और देश के निर्माण में अपना खून पसीना बहा करके अपनी मेहनत कर रहा था। उस बेचारे को जानकारी नहीं थी कि यहां पे इतना इन्फेक्शन है, वह इन्फेक्शन का शिकार हुआ है। हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उसके इस संकट में खड़े होकर के उसको राहत दें, हर प्रकार का सपोर्ट करें। देश भर में कोरोना के खिलाफ जंग में लगे जो हौसला है उनके लोगों का बढ़ाने का सिलसिला भी जारी है और इस कड़ी में दिल्ली पुलिस ने झंडेवाला मंदिर के सेवादारों के ऊपर ड्रोन से फूल बरसाकर उनका धन्यवाद दिया। ये सेवादार पिछले करीब 2 महीने से मंदिर परिसर के पास के इलाके में जरूरतमंद लोगों को खाना बांट रहे हैं। कोरोना योद्धाओं के इस हौसला अफजाई में दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी शामिल थे। बताया गया कि झंडेवाला मंदिर में इस सेवादारों ने कोरोना की महामारी फैलने से अब तक करीब 18.5 लाख लोगों को खाना मुहैया कराया और रोजाना 35,000 लोगों तक खाना पहुंचाया। अच्छा, बहुत इन्होंने दिल्ली पुलिस ने हमारा स्वागत करा है, उनसे ज़्यादा इन्होंने हमारी हेल्प करी है। हमारे साथ इन्होंने हमारे साथ रात दिन सेवा करी है, इन्होंने दिल्ली पुलिस ने हमारी और इन्होंने लोगों की सेवा करी है। आपके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, ये झंडाली का स्वागत है। पूरी झंडाली सेवा पूरी दिन रात लगी हुई थी, यहाँ पर पैकिंग होती थी, यहाँ पर भंडारा बनता था। इस तरीके से यहाँ पर ये फूल बरसाए जा रहे हैं और ड्रोन कैमरा का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये पीछे यहाँ पर सेवादार हैं जो लगातार पिछले 1.25 महीने से जनता की सेवा में तैनात हैं और ज़रूरतमंद लोगों को रोज़ाना यहाँ पर ये खाना दे रहे हैं। स्थानीय पुलिस द्वारा ऐसे कोरोना वॉरियर्स को हौसला बढ़ाना ये बेहद सराहनीय यहाँ पर कदम है और इससे इनको आने वाले दिनों में और ज़्यादा जनता की सेवा करने की जो का प्रोत्साहन है वो मिलेगा और इनका मनोबल और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के बिलासपुर में बस स्टैंड पर बैठे प्रवासी मजदूरों पर सैनिटाइजर का छिड़काव करने की घटना सामने आई। इस वीडियो में दिखा कि किस तरह से वहां बस स्टैंड पर अपने सामान के साथ बैठे मजदूरों और उनके परिवार वालों पर सैनिटाइजर छिड़का गया। सैनिटाइजर के छिड़काव से न सिर्फ वहां बैठे लोग बल्कि उनके सामान भी पूरी तरह से भीग गए। वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने सफाई देते हुए कहा कि पहले मजदूरों को वहां से हटने के लिए कहा गया था, लेकिन जब वो नहीं माने तो सैनिटाइजर छिड़का गया। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 30,000 के पार हो गई है। वहां एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 1606 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद महाराष्ट्र में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 30,706 हो गई है। वहीं अकेले मुंबई में 18,555 मरीज हैं। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 67 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मौत का आंकड़ा बढ़कर 1,135 पहुंच गया। लॉकडाउन के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से मजदूर पलायन करते देखे। ऐसा ही एक मंजर नजर आया महाराष्ट्र के नागपुर में, जहां साइकिल पर सवार कुछ मजदूर चले जा रहे थे। कोरोना महामारी की वजह से बेरोजगार हुए मजदूर महाराष्ट्र के सोलापुर से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों के लिए साइकिल से निकल पड़े। साइकिल सवार ये मजदूर सोलापुर से 1600 किलोमीटर दूर गोरखपुर और बस्ती जाने के लिए निकले थे। लगभग 800 किलोमीटर से ऊपर चल चुके हैं। अभी 859 किलोमीटर नागपुर से बस्ती दिखा रहा है। हम लोग वही 859 किलोमीटर चल के जाएंगे तो हम लोग बस्ती पहुंचेंगे। उधर से हम लोग का गवर्नमेंट जो करेगा, क्वारंटीन करेगा, तो हम लोग क्वारंटीन होने के लिए तैयार हैं। हमने पंढरपुर से साइकिल खरीद के लाई है और गांव से हम लोग पैसा मंगाए हैं। वो सेठ नहीं दे रहा है पैसा, ताला मार के रख रहा था गेट में, हम लोग को जाने नहीं दे रहा। चोरी से हम लोग आ रहे हैं भाग के। और ऐसे अब साइकिल रास्ते में पंचर हो जा रहा है, कहीं टूट जा रहा है, ऐसे आता है, कहीं मिल जाते हैं तो बनवा लेके आते हैं। 800 किलोमीटर चले हैं, साइकिल खरीदे हैं, अभी जा रहे हैं गांव अपने। कहाँ जाना है आपको? यूपी। क्यों यहाँ साइकिल से क्यों चलना पड़ा आपको? और उधर हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिल रही थी। और कितना किलोमीटर चलना है? अभी तो 800 किलोमीटर चलना है।
न्यूज़ 18 इंडिया की एक रिपोर्ट में एक महिला की पहचान पाकिस्तानी नागरिक बताई गई, जो कि गलत है। तस्वीर में दिख रही महिला और उनका परिवार जम्मू का एक सम्मानित परिवार है। इससे परिवार के सम्मान को जो ठेस पहुंची हो, उसके लिए न्यूज़ 18 इंडिया खेद प्रकट करता है।